हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन वाले या बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं उनके इंडिकेशन के बारे में, यानी कि उनको दिया किस लिए जाता है, उनके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टेंट हैं और उन एक्टिव कॉन्स्टेंट के काम करने का तरीका, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसको हम इस सीरीज में देखते हैं। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप एक ऑथेंटिक पर्सन से, ऑथेंटिक सोर्स से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। जब हम बात करते हैं खांसी की, तो ये काफी लोगों को परेशान करता है। और खांसी मतलब कफ, लेकिन कफ का क्या एक ही टाइप होता है? कफ के कई अलग अलग टाइप होते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें उनके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग से, तो वह एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। अगर हम बात करें उनके नेचर के हिसाब से, तो ड्राई कफ या वेट कफ हो सकता है। और अगर हम बात करें इंड्यूसिंग एजेंट से, तो वो कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एलर्जिक कफ हो सकता है, स्मोकर्स कफ हो सकता है, या फिर सीजनल कफ हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी वेज टू क्लासिफाई द कफ। लेकिन अगर हम मोटा मोटा बात करें, जो अक्सर देखने को मिलता है, तो वो होता है उनके नेचर के हिसाब से। क्या वो ड्राई कफ है, क्या वो वेट कफ है? तो फिर ड्राई कफ किसे कहेंगे और वेट कफ किसे कहेंगे? बिल्कुल नाम से उसके काम छिपे हुए रहते हैं। ड्राई कफ यानी कि एक ऐसा कफ जो कि सूखा होगा, सूखी खांसी जिसे हम कहते हैं। सूखा मतलब जिसमें कोई भी पानी, लिक्विड सब्सटेंस ना हो, वह सूखा खांसी कहलाता है। अगर आप ऐसा कफिंग कर रहे हैं लेकिन आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से कोई बलगम, म्यूकस, फेलगम नहीं एक्सपेल हो रहा है, तो यह सूखी खांसी है। लेकिन अगर आप कफ करते हैं और आपके मुंह से आप किसी चीज को बाहर एक्सपेल आउट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली कफ बोल देते हैं, कई बार बलगम बोलते हैं, कई बार फेलगम बोलते हैं, कई जगह से म्यूकस भी बोलते हैं, तो फिर वो आपकी गीली खांसी है। तो सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों एक नहीं होती, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो कभी भी आप मेडिकल स्टोर में जाकर के भैया मुझे खांसी वाली दवाई दे दो, ये कह के कोई भी दवाई लेकर के मत आइए, क्योंकि दोनों का नेचर, दोनों के काम करने के तरीके काफी कुछ अलग होते हैं। एक आध कॉन्स्टेंट हो सकते हैं कि सेम हो, लेकिन ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग होता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें, ताकि यह पता चल सके कि आखिर खांसी का कारण क्या है। अगर खांसी का कारण पता चल गया तो खांसी दूर होने में ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर खांसी का कारण नहीं पता चलेगा और आप कोई भी रैंडम एंटी कफ ड्रग ले लोगे, तो वो आपके सुपरफिशियली सिम्टम को तो सप्रेस करेगा कुछ दिनों के लिए, यानी कि आपकी खांसी कम होगी पर खत्म नहीं होगी, वो फिर से वापस आ जाएगी जब आप ड्रग करना बंद कर देते हो। तो इसलिए कॉज को समझिए, उसके रूट पे जाइए, ट्रीटमेंट बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आखिर में इतना सारी बात किस ड्रग के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, उसका ब्रांड नेम क्या है, उसकी कंपनी कौन सी है, उसके एक्टिव कॉन्स्टेंट कौन कौन से हैं। मेरे हाथ में आज एक कफ सिरप है, जिसका जो ब्रांड नेम है वो है आपका टोरेक्स कफ सिरप, और इसे बनाने वाली कंपनी है टॉर्क फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो आखिर इस टोरेक्स के अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टेंट हैं, उनका कंसंट्रेशन क्या है, वो काम कैसे करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। अगर आप इसके कॉन्स्टेंट के बारे में देखेंगे कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे सबसे पहले ईच 5 ml कंटेन्स, हर 5 ml अगर आप निकालते हो इसमें से मेजरिंग कप के थ्रू, तो आपको 5 ml के प्रति क्या क्या मिलेगा। मैं हर बार यही कहता हूं कि 5 ml इसका डोज नहीं होता है, बस एक मात्रा है कि अगर आप 5 ml लेते हैं तो प्रति 5 ml के पीछे आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहां पे मिलेगा आपको डाइफेन हाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन है वो है 12.5 mg। दूसरा कॉन्स्टेंट है आपका टर्पिन हाइड्रेट, इसका भी यूनाइटेड फार्माकोपिया के हिसाब से है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली 7.5 mg। तीसरा कॉन्स्टेंट है आपका अमोनियम क्लोराइड, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन है 125 mg, यानी कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसका है। उसके बाद अगला कॉन्स्टेंट है आपका सोडियम साइट्रेट, इसका इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन को फॉलो करके बनाया गया है, इसका कंसंट्रेशन है 55 mg। तो आखिर ये सारे ड्रग किस किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और कैसे अपना अपना योगदान देते हैं कि सब एक साथ मिलकर के आपकी कफ की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। अगर मैं इंडिकेशन के बारे में बताऊं, तो यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, इसका जो इंडिकेशन है वो ड्राई कफ के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आपको अगर सूखी खांसी है, बलगम नहीं निकल रहा, केवल आप खांस रहे हैं, जिसके कारण से आपके चेस्ट वाले पार्ट्स में फ्रिक्शन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है और आपको दर्द का एहसास हो रहा है, तो आप इस ड्राई कफ के रूप में डॉक्टर की सलाह पे ले सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, कंटिन्यूअसली स्मोकर्स करते हैं, चैन स्मोकर जिसको बोलते हैं, क्रोनिक स्मोकर जिसको बोलते हैं, तो आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ड्राई रहेगा और आपके सेल्यूलर अडॉप्टेशन के अकॉर्डिंगली जो आपके सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे दूसरे फॉर्म में। और जो कफ का धुआं है, जो स्मोक है, वो इरिटेटिव सब्सटेंस का काम करेगा और उस व्यक्ति को लगातार लंबे समय तक खांसी बन सकती है।
ऐसा वो बार बार आपको करता हुआ दिखाई देगा। तो इस स्मोकर कफ के मैनेजमेंट के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। वूफिंग कफ, जिसको हिंदी में कुकुर खांसी भी बोलते हैं, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। क्रोनिक कफ जिसको है, लगातार लंबे समय से जिसको कफ की प्रॉब्लम रही है, उसके केस में भी ये यूज कर सकते हैं। और पोस्ट सर्जिकल कफ के लिए भी ये रिकमेंड किया जाता है। पोस्ट सर्जिकल यानी कि सर्जरी के बाद कुछ केसेस में हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड टाइप्स ऑफ सर्जरी पार्ट, वो आपको कफ कॉज करा सकता है। तो ऐसे कफ के लिए भी इसे हम यूज करते हैं। ये तो मोटा मोटा बात हो गया जो कि आपको इस प्रोडक्ट के बॉक्स में मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कफ होता कैसे है। देखिए, ये कोई नॉर्मल चैनल तो है नहीं कि आपको बता दिया जाए खांसी हो गई, ये ले लो, इतना ले लो, कब कब ले लो। वो काम खत्म करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी पूरी बनती है कि आपको सही तरीके से हर एक चीज बताऊं, क्योंकि मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं और आपको हर वो चीज बता सकता हूं जो कि आपको जानना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंडिविजुअल प्रोसेस के बारे में, यानी कि आपका जो कफ है वो होता कैसा है, कफ की पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है। कफ के दो टाइप हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा, ड्राई कफ और वेट कफ। तो बात करते हैं अगर हम नॉर्मल दोनों को मिला करके ओवरऑल, तो कफ एक ऐसा सिम्टम है जो कि आपकी बॉडी का रिफ्लक्स एक्शन है। रिफ्लक्स एक्शन मतलब होता है एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा। बिल्कुल वैसे ही रिफ्लक्स मतलब जब कभी भी आपके रेस्पिरेटरी पार्ट के स्टार्टिंग से लेकर के एंड पार्ट तक कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके बॉडी का पार्ट नहीं है, फॉरेन पार्टिकल है, या इट में बी फॉरेन पार्टिकल लाइक सब्सटेंस, तो वो जब एंटर करने की कोशिश करता है तो आपका सिस्टम डिफेंस के लिए काम करता है, उसको भगाने के लिए कफ करता है। जब आप कफ करते हो तो देखते हो कि आपके अंदर से ऐसा प्रोसेस होता है, यानी कि आप सांस पहले खींचते हो, उसके बाद आपको पुश करके कंटेंट को सांस को बाहर फेंकते हो। तो वो इसलिए है कि कोई भी चीज अगर आपको इरिटेट कर रही होगी तो उसे बाहर एक्सपेल आउट किया जा सके। ये कफ करने का तरीका है। एक होता है टस्क ऐसा आप टस्क करते हो तो वो आपके इस थ्रोट वाले पार्ट पे इरिटेटिव सब्सटेंस कॉज करता है, इरिटेशन कॉज करता है। इस तरीके से आपको कफ होता है। म्यूकस बनने लगते हैं। जब कफ होता है तो म्यूकस बनता है, म्यूकस बनता है तो फिर उसको एक्सपेल करना पड़ेगा। वो म्यूकस गाढ़े बन जाते हैं, चिपचिपे बन जाते हैं कि उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस के लिए आपको उस सब्सटेंस को ढीला पतला करना पड़ेगा ताकि आप उसे बाहर निकाल सकें। यही तो आपके इस किसी भी ड्रग का काम करने का तरीका होता है, अगर वो एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी का है तो यहां पे बात कर लेते हैं इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में। पहला कॉन्स्टिट्यूएंट था आपका डाइफेनहाइड्रामीन, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। ये क्या है? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यानी कि ऐसे ड्रग जो कि हिस्टामिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड होने नहीं देते। यहां पे हिस्टामिन की कई अलग टाइप में हम बात करेंगे, केवल वन टाइप की जो है H1 रिसेप्टर। हिस्टामिन का H1 रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। और एलर्जिक रिएक्शन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पे कोई भी एलर्जन जो आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है वो बाहर से आता है और आने के बाद आपके बॉडी के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स स्टार्ट कर सकता है। उस सब को हम बोलते हैं एक साथ एलर्जन। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये धूल के पार्टिकल हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगातार छींक, खांसी, आंख का लाल होना, आंख से आंसू टपकना, नाक से पानी टपकना, ये भी हो सकता है। किसी को कोई फ्रूट स्पेसिफिक फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को किसी साइट्रस फ्रूट से एलर्जी होती है, किसी को मिल्क प्रोडक्ट से भी एलर्जी हो सकती है। दैट मे बी वेरिएबल टू इंडिविजुअल वट एवर इज द रीजन। अगर वो एलर्जन एंट्री कर रहा है, एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जरूर यूज किया जाता है। जब एलर्जन आते हैं आपकी बॉडी में तो एलर्जन आपके मास सेल के ऊपर बाइंडिंग साइट के ऊपर बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद उसको डीग्रेनुलेट कर देते हैं और उस मास सेल के अंदर जो एक इंफ्लेमेटरी मीडिएटर है आपका हिस्टामिन, वो रिलीज हो जाता है। ये हिस्टामिन रिलीज होकर के धीरे धीरे मूव करता करता लोकल पार्ट पे ही आपके हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। और बाइंड होते ही एलर्जिक रिस्पॉन्स, जैसा मैंने कहा, आंख का लाल होना, आंख से आंसू निकलना, नाक से पानी टपकना, एलर्जिक रिस्पॉन्स देना, बार बार छींक होना, खुजली होना, रेडनेस हो जाना, ये आपको देखने को मिलते हैं। यही आपका जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है ब्रोम डाइफेनहाइड्रामीन, ये आपके एंटी एलर्जिक का काम करता है और उस एलर्जिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल H1 है उसको H1 रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देता। तो जब वो एजेंट अपने रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं होगा तो उसका एक्शन हमको कहां से देखने को मिलेगा, और इस तरीके से आप बच जाते हो एलर्जी के सिम्टम से। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका टर्पिन हाइड्रेट, लेकिन मैं तीन चीजों को एक साथ लूंगा। टर्पिन हाइड्रेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइट्रेट, ये आपके एक्सिपिएंट कैटेगरी के अंदर यूज किए गए हैं, सॉरी एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी के अंदर यूज किए गए हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? एक्सपेक्टोरेंट या तो आप बोल सकते हो इसको म्यूकोकाइनेटिक एजेंट, ऐसे एजेंट होते हैं जो कफ को एक्सपेल करने का काम करते हैं। और दूसरा जो नाम है म्यूकोकाइनेटिक, उसका नाम से समझ में आ रहा है, म्यूको यानी कि म्यूकस और काइनेटिक मतलब उसको मूवमेंट देना, गति देना। गति देना मतलब उसको बाहर निकालना रेस्पिरेटरी पार्ट से, वो कहलाता है म्यूकोकाइनेटिक, या तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। अब ये क्यों यूज करते हैं, कैसे काम करता है? देखिए, जब कफ की शुरुआत होती है ना
तो कफ थोड़ा सा पतला होता है, आसानी से कफ करके उसे बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। समय के बढ़ने के साथ साथ, एलर्जिक रिस्पॉन्स के बढ़ने के साथ साथ ये जो कफ की विस्कोसिटी है, यानी कि गाढ़ापन, चिपचिपापन है, वो बढ़ते रहता है। और इसके कारण से जब कभी कोई भी सब्सटेंस आपका विस्कस होगा, उसे एक्सपेल करने में उतनी ही तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। आप ये महसूस भी करते हो कि जब कफ गाढ़ा हो जाता है तो एक तो आपके चेस्ट से बाहर नहीं आ पाता, अगर वो आ गया तो या तो गले में या तो मुंह में चिपक जाता है, जिसे आप बाहर थूक नहीं पाते हो। तो ये विस्कस इसलिए है क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस का इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो विस्कोसिटी को कम करना पड़ेगा, और उसके लिए ये तीनों ड्रग काम करते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया टर्पिन, अमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम साइट्रेट। इस पे ये म्यूकस के सिक्रेशन को, जो कि एक पतला पानी जैसा सब्सटेंस होता है, इसको इनहेंस करते हैं, सिक्रेशन इनहेंसर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये इनहेंस करेंगे तो उस गाढ़े चीजों में पतला पानी जैसा सब्सटेंस जब ऐड होते जाएगा तो वो पतला होते जाएगा। इसको मैंने थ्योरी वीडियो में भी समझाया हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि मेरे हाथ के हथेली में मैंने फेविकोल का काफी सारा मात्रा ले रखा है। अब फेविकोल तो पता है कितना गाढ़ा चिपचिपा होता है। अगर मैं उसको ऐसे इन्वर्ट कर दूं, हाथ को इस पे रखा है हथेली पे, और इसको मैं ऐसे उल्टा कर दूं, तो वो बहुत जल्दी गिरेगा नहीं। गिरेगा तो एक लाइन सी तार बना करके निकले गिरेगा। लेकिन अगर वो गाढ़ापन मैं पतला कर दूं, ऐसा करके उसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालता जाऊं, तो कुछ ही समय बाद ये जो फेविकोल का गाढ़ा चिपचिपा सा लिक्विड मेरे हाथ में रखा हुआ है, वो पतला हो जाएगा और आसानी से इसको मैं ऐसे करके फेंक सकता हूं, या एक ही बार इन्वर्ट करने पर सारा का सारा गिर जाएगा। तो जिस तरीके से पानी ने गाढ़े फेविकोल को पतला किया, वैसे ही आपके ये जो म्यूकस सीक्रेट होते हैं इन ड्रग के यूज करने की वजह से, वो आपके थिक जो आपका फेल्गम बना हुआ है उसको डाइल्यूट करते हैं, उनके बीच के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और आसानी से उसको एक्सपेल करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो काम करता है, और फाइनली जो गाढ़ा कफ बना हुआ है वो ठीक हो जाता है। एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स देने की वजह से जो टस्क का प्रॉब्लम हो रहा था, जो इरिटेट कर रहा था, वो भी सप्रेस हो जाता है, और इस तरीके से जो कफ की वजह से टेस्ट में कंजेशन जनरेट हो रहा है आपका, वो भी सॉल्व हो जाता है। रही बात सारे ड्रग के काम करने के तरीके की, तो अपना अपना तरीका दे दे करके सब एक साथ मिलकर के ओवरऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब कभी भी आप कोई भी कफ सिरप लेते हो तो ये ध्यान रखना कि उसमें एंटी एलर्जिक ड्रग के रूप में क्या चीजें ऐड की गई हैं, क्योंकि एंटी एलर्जिक ड्रग के अंदर थोड़ा सा सेडेशन कॉज करने की प्रॉपर्टी होती है। तो वो आपको ओकेजनली किसी व्यक्ति में, वैसे तो सभी में नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केस साइकोलॉजिकली ये देखा गया है कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग थोड़े से सेडेटिव क्रिएटर के होने की वजह से नींद कॉज करते हैं। तो अगर आप ये सिरप ले रहे हैं तो लास्ट सिरप लेने के बाद, अब भाई सुबह लिया, दोपहर में लिया, तो जब सुबह लोगे उसको काउंट नहीं करेंगे। जब आपने लास्ट डोज लिया है उसके 4 से 5 घंटे तक कोई भी मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल ड्राइव ना करें, कोई हैवी मशीनरीज में काम ना करें, क्योंकि उससे झपकी आने के चांसेस हैं और उससे एक्सीडेंट होने की भी संभावना है। इसलिए ऐसे सिरप जिसमें एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिक ड्रग रखे हुए हैं, वो नींद कॉज करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। अगर आयुर्वेदिक सिरप नहीं है तो के केस में, तो आप अपना ध्यान रखें, कुछ समय के लिए ड्राइव ना करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको हमारा रिव्यू का जो सीरीज है वो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, टेक केयर।